दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का तीसरा भाग। इसके 2 भाग पहले ही किए जा चुके हैं। यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का भाग 3। आज हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला सेक्शन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म, जैन धर्म दोनों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है मातंगेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो दोस्तों, दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है, जबकि कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप और मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो ये मांडू का महल विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, जबकि खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को द्वारा जारी जो किया जाता है विश्व धरोहर स्थल सूची, उसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? कन्हेरी केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। आबू का जैन मंदिर बना है, तो माउंट आबू राजस्थान में जैन मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है। तो पालीताड़ा मंदिर भावनगर के पास स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शैव धर्म और बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एलिफेंटा के मंदिरों का जो शैल मंदिर हैं उनको बनाने का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता, भाजा, एलिफेंटा और एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए कौन सी विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल में जो दूसरा चित्रांकन है उसके अवशिष्ट कहाँ पर उपलब्ध हैं? तो ये बाघ गुफाओं में उपलब्ध हैं जो गुप्तकालीन गुफा चित्रांकन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित हैं? तो एलोरा के जो मंदिर हैं, जो गुफा मंदिर हैं, वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। इसी के आधार पर एक प्रश्न है, हिंदू, बौद्ध और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान हैं? तो ये एलोरा महाराष्ट्र में है। और पश्चिमी भारत की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा, नालंदा, अजंता और खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ये अजंता है जो कि बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर और एलोरा को माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण
तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम ने करवाया था। और राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसे प्राप्त था? तो जैन धर्म को दोस्तों राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। सुमेलन करना है गुप्त मंदिर और स्थान से, तो ईंट निर्मित मंदिर ये भीतर गांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरण में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? तो सत्य कथन है भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। और दूसरा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की कला को प्रश्रय या सहायता किसने दिया? तो वाकाटक ने अजंता की कला को प्रश्रय दिया था। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत और जातक कथा तथा पंचतंत्र कहानियां किससे संबंधित हैं? दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो जातक कथाओं यानी बौद्ध धर्म की कथाओं से संबंधित हैं। भित्ति चित्रकला के लिए किसे जाना जाता है? तो अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान हैं, तो अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक स्थित हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से। तो हम्पी जो है ये कर्नाटक में स्थित है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ ओडिशा में है और अरिकामेडु ये पुडुचेरी में स्थित है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसे कि ब्लैक पैगोंडा कहा जाता है, ये किसने बनवाया था? तो दोस्तों नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी मिलान के लिए पूछा जा सकता है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ये लिंगराज मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? ये नागर शैली में हैं भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबदूर स्तूप जावा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य होता है? गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से गोपुरम का आशय होता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है जो जगन्नाथपुरी से संबंधित है, द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से जो मंदिर सबसे छोटा है? तो ये द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। सुमेलन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एलिफेंटा जो है यहाँ पर गुफाएं हैं, श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है, खजुराहो में मंदिर हैं और सांची में स्तूप हैं। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक राज्य में है और मानस असम में स्थित है। अगला सुमेलन कराना है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं ये इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश के राजाओं द्वारा। खजुराहो मंदिर का निर्माण
चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। बैजनाथ धाम शिव मंदिर है। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है। सही सुमेलन करना है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा श्रवणबेलागोला कर्नाटक में स्थित है। अगला सुमेलन करना है। नालंदा एक विश्वविद्यालय है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सांची में स्तूप है और कोणार्क में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है। प्राचीन नगर तक्षशिला कहाँ पर स्थित था? तो जो प्राचीन नगर तक्षशिला था ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ स्थित है? ये दतिया के निकट स्थित है। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और अगला प्रश्न है। नागर द्रविड़ और बेसर क्या हैं? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर द्रविड़ और बेसर शैली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है पंचायतन शब्द। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है। विख्यात मूर्ति शिल्प और उनके स्थल आपको सुमेलित करने हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता में स्थित है। पत्थर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, ये उदयगिरि की गुफा में है। और विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या और गंगावतरण ये मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में ये जो मूर्ति शिल्प हैं ये उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न जो है वो दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई? विजयालय द्वारा 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई, अर्थात विजयालय जो है वो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, ये बृहदीश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वो कौन था? तो तंजीश्वर का बृहदीश्वर मंदिर दोस्तों राजा राज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था। चोलों का राज्य कहाँ फैला हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी दोस्तों? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोलों के शासन की मुख्य विशेषता थी। और अगला प्रश्न है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे उल्लिखित हैं। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? टोट्टवारियम जो है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। सही कथन दिखाना है, बताना है दोस्तों। तो सही कथन है चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रमुख स्थापित किया था। और दूसरा है चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता था। अगला प्रश्न है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः चतुर्भुज है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना कौन माना जाता है? तो ये नटराज प्रतिमा को दक्षिण भारत के चोल युग के स्थापत्य की सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? तो ये नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा और शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 12 व्यापारी चीन में किसके द्वारा भेजे गए थे? कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी जो है वो चीन भेजे गए थे। अगला प्रश्न है, चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोलों की नौसैनिक शक्ति सर्वाधिक जो है वो बलशाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य, चोल, कदंब और कलिचुरी राजवंशों में से जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये था चोल। चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला प्रश्न है, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? वो था राजेंद्र प्रथम। और गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? चोल वंश के प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम ने। और वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, ये राजेंद्र प्रथम था। और वह चोल राजा जिसने जल सेना आरंभ की थी, राजा राज प्रथम था। और वह चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, राजा राज प्रथम था। और ये देखिए, चोल राजाओं में जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, वो राजेंद्र प्रथम था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, वो कोलोतुंग प्रथम था। और देखिए कुछ शब्द हैं और उनका विवरण। एरीपत्ति, एरीपत्ति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसे एरीपत्ति कहते थे। तानियूर, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। और घटिका जो था प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, उसे घटिका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उसे व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो ये तगर था। ये महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र तगर था जो कि कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का महान शासक था। चोल, चालुक्य, पाल और सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ये चालुक्य वंश था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। और संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक था? तो यवन प्रिय काली मिर्च का द्योतक था। और संगम साहित्य में तोलकाप्पियम किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका लेखक इलंगो आडिगल था। तोलकाप्पियम जो कि व्याकरण का ग्रंथ है, इसका लेखक इलंगो आडिगल था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलन करना है। तिरुक्कुल, तो तिरुक्कुरल ये दर्शन है और तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेकलय ये वणिक कथा है। तो अब से तिरुक्कुरल दर्शन की पुस्तक है, तोलकाप्पियम व्याकरण का ग्रंथ है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेकलय एक वणिक कथा है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरकै और बारबेकिगमय में से वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, ये था अरिकामेडु। और रोमन बस्ती अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार होता है एक
तो दोस्तों एम्फोरा जार एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था। अगला प्रश्न है, कदम्ब, चेर, चोल और पांड्य राजवंशों में से वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये कदम्ब राजवंश है। अगला प्रश्न है, चोल, चेर, पल्लव और पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो पल्लव जो है वो संगम युग का राजवंश नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो क्या है, ये तमिल भाषा में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है वो कुरल है। और तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन था, तो कंबन। तमिल रामायण कंबन रामायण थी, जिसको कि रामावतारम नाम से भी वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। गुप्त काल जो है गुप्त देवगढ़ और चंदेल खजुराहो, चालुक्य जो है बादामी और पल्लव पनमलय। अगला प्रश्न है, चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो दोस्तों मणिग्रामम जो था वो व्यापारियों का एक निगम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तक्कोलम युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था तक्कोलम युद्ध। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था, तो चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर विख्यात था, तो सूती वस्त्र केंद्र के रूप में उरैयूर विख्यात था। पांड्यराज की जीवन रेखा कौन थी, वेंगी नदी पांड्यराज की जीवन रेखा थी। संगम पत्तन जो पश्चिमी घाट पर स्थित थे, नौरा, तोंडी, मुसूरी और नेलरोंडा ये संगम पत्तन थे जो पश्चिमी घाट पर स्थित थे। संगमकालीन साहित्य में कौन वो मन्नन प्रयुक्त कवि होते थे, तो कौन वो एवं मन्नन जो है वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम कब हुआ था, तो तृतीय संगम दोस्तों मदुरई में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, मदुरई और कपाटपुरम में प्रथम, और मदुरई में प्रथम और कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया, वो अगस्त्य ऋषि थे। और अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित है। चालुक्य दोस्तों बादामी थी राजधानी इनकी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी कन्नौज और पांड्यों की राजधानी मदुरै या मदुरई था। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ये मात्वालिन था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मात्वालिन चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, तो ये चालुक्य राजवंश ने उत्तर भारत पर नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर शासन किया है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, ये पांड्य राजा थे जिन्होंने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजाओं ने किया था और ये मदुरै में स्थित है। सुमेलित करना है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो तिरुमाल में स्थित है, महाकाल मंदिर उज्जैन में और वेलूर मठ हावड़ा कलकत्ता में स्थित है। अब आइए देखते हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थीं वो थी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस ये पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थीं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो दंडी कवि थे, दंडिन ये 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? तो ये कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा, तो जानकी हरण नाटक कालिदास का लिखा हुआ नहीं है, जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। लेखक और उनकी पुस्तकों से मिलान कराना है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है जो कि संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। वात्सायन की रचना कामसूत्र है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र और कल्हड़ राजतरंगड़ी के लेखक हैं। कल्हड़ द्वारा इस रचित जो राजतरंगड़ी है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। और अब देखिए लेखक और उनकी रचनाओं से मिलान कराना है। कवि भारवी वे किरात अर्जुनीयम के लेखक हैं। हर्ष नागानंद। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम है और राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, ये नैषधीय चरित्र, किरात अर्जुनीयम और शिशुपाल वध, ये संस्कृत की ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। सुमेलित करना है दोस्तों, तो सही सुमेलन है विशाख दत्त नाटक है। बारहमिहिर खगोल विज्ञान के जानकार थे। चरक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं और ब्रह्मगुप्त गणित के विद्वान थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। बारहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है बारहमिहिर की पंच सिद्धांतिका। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। कालिदास की रचना रघुवंश है। भास महाकवि भास की रचना स्वप्नवासवदत्तम है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है और हर्ष ने रत्नावली नामक नाटक लिखा है। मिलिंद पन्हु क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह मिनांडर है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है। तो ये बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ये जो मिलिंद पन्हु है ये राजा मिनांडर या मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये मिलिंद पन्हु है। ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। दरबारी कवि और राजा, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिसेन समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो दोस्तों कल्हड़ के समय जो शासन था वो जयसिंह का था। और कल्हड़ कृत राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे किसने बढ़ाया? जोन राज और श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? ये हर्षवर्धन थे। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता और अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशी ग्रंथ है, तो बृहत संहिता जो है वो एक विश्वकोशीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों मृच्छकटिकम, ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बारहमिहिर की रचना बृहत संहिता है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है और बिल्हड़ की रचना विक्रमांक देव चरित्र है। इसी प्रकार से सुमेलित करना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का महाकाव्य है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है और सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शाकुंतलम किसने लिखा है? तो शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है?
तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि जबकि मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमो उर्वशीयम कालिदास द्वारा लिखित रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो ये अग्निमित्र था। और वह पुस्तक जिसने शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है वो मालविकाग्निमित्रम है। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक महाकवि भास हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये राजा लक्ष्मण सेन की सभा में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। अगला प्रश्न है अष्टांग हृदय। ये आयुर्विज्ञान पर लिखा गया ग्रंथ है। 10 रूपक नाट्यकला पर है, लीलावती गणित पर और महाभाष्य व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य किस ग्रंथ का है? तो ये गीता का वाक्य है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो पंचतंत्र है। और पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। सर्ववर्मा की रचना है वातंत्र कातंत्र, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा और कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न गणितज्ञों से संबंधित है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर और लल्ल में से वह जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों बीजगणित के क्षेत्र में भास्कर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। और आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने किया था। और मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र बर्मन मत्त विलास प्रहसन के लेखक थे। मनुस्मृति में मुख्यतः कौन सी चीज़ वर्णित है? तो मनुस्मृति में समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था शून्य का आविष्कार। और कुछ ग्रंथ हैं उनको सुमेलित करना है। लाइफ ऑफ वेन्सियांग हुई, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। हिस्टोरिकल फिलिपिकस पाइमेइस्ट्रोगस की रचना है पाम्पेइस्ट्रोगस की। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की रचना है। सितार, वीणा, सरोद और तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य क्या है? तो सबसे प्राचीन वाद्य वीणा है दोस्तों। अब आइए देखते हैं पूर्व मध्यकाल, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान का नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जो पृथ्वीराज चौहान है उसके नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? जावा और सुमात्रा से प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था तो सारनाथ में बनवाया था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को किस वंश का बताया गया है? तो हमीर महाकाव्य में हमीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आल्हा उदल कहाँ से संबंधित थे? आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंदबरदाई थे और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सारंगदेव हमीर रासों से संबंधित हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। जगनिक आल्ह खंड के लेखक हैं और नरपत नाल्ह ये बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली की स्थापना की थी ये तोमर वंश था। तोमर वंश के शासकों ने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली की स्थापना की थी। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। पुंड्रवर्मन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? ये उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था?
धर्मपाल ने। और उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ये था धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये बिहार में था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य जो था उसकी नींव किसने रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतिदुर्ग ने रखी थी। और हिरण्यगर्भ का धार्मिक कार्य जो है वो किसने करवाया था? तो ये दोस्तों दंतिदुर्ग ने करवाया था। अगला प्रश्न पूर्व मध्यकाल से देखते हैं। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट ये अपने पिता के सैनिक अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज महानतम प्रतिहार राजा था। और देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा में रहते थे। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन और लक्ष्मण सेन में वह जिसे एक नया संवत चलाने का श्रेय है, तो ये लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। लक्ष्मण संवत कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों लक्ष्मण संवत सेन वंश के द्वारा लक्ष्मण सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था। मध्यकालीन भारत के प्रथम विधिवेत्ता कौन थे? तो ये थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्रि और जीमूत वाहन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर की कृति मिताक्षरा है। इसके अलावा हिमाद्रि और जीमूत वाहन ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किससे संबंधित थे? महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे राजशेखर। अगला प्रश्न सुमेलन कराना है। प्रतिहार वंश कन्नौज से संबंधित है। चोल तंजौर, परमार वंश धारा से और सोलंकी अन्हिलवाड़ से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, चोल था। और प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल थे। महोदया पुराना नाम किसका है? तो नगर महोदया कन्नौज का पुराना नाम था। नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। चामुंड राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल और महिपाल देव में से वह जिसने खंभात की खाड़ी में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जो शासक था, इसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। राजा भोज ने शासन किया था, तो धार पर राजा भोज ने शासन किया था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। गौंडवहो के रचयिता कौन थे? तो वाकपति जो है वो गौंडवहो के रचयिता थे। अगला प्रश्न सुमेलन कराना है। बोधगया बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। और तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को निरूपित करता है। तो ये था समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का तीसरा पार्ट। और इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत हमने पहले ही कर लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।